जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी कि एक कोई भारतीय आदमी है अपनी गौशाला में। वो खाकी ट्राउज़र पहन के है और बड़े उत्साह से गोमूत्र और गोबर के ऊपर भाष्य कर रहे हैं और वो वीडियो पर कैमरा के सामने गोबर खाते भी है और बोलते हैं कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। उनकी माँ जब प्रेग्नेंट थी तो वो जितने भी 6-7 भाई बहन 9 भाई बहन थे उनको सबको नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और उनकी बहन की भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उनके भाभी की भी हुई है। तो इससे गर्भ पवित्र हो जाता है और शरीर पवित्र हो जाता है और तन मन आत्मा भी पवित्र हो जाता है। तो ये सब करना चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी जब हम गाय को उचित स्थान देंगे। ऐसा सब कुछ कहा है। ये पूरा वीडियो तो मेरे पास नहीं आया। और हाल ही में कुछ नेताओं ने भी कहा है कि गोमूत्र और गोबर से हम देश को अच्छा आर्थिक तरक्की देश की कर सकते हैं वगैरह। ऐसे कई नेता राजनेता बोलते रहते हैं। कोविड के ज़माने में भी ऐसे ही गोमूत्र पियो और गोबर खाओ और गोबर से नहाओ, ऐसी कुछ बातें आई थी। लेकिन मैं कुछ बातें एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट कहना चाहता हूँ। और मैंने कोविड में भी काम किया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि कोविड में इसका कोई रोल नहीं है। और हालांकि जब हमारे यहाँ पे जो म्यूकर माइकोसिस की जो केसेस बढ़ गई, मैंने उस वक्त भी कहा था मैं अपने वीडियोस में कि ये गोबर की वजह से या ये अपने परिसर में अपनी हवा में अगर ये स्पोर्स रहते हैं, गोबर में भी वो हो सकते हैं, तो इससे म्यूकर माइकोसिस का धोखा बढ़ जाता है। इससे कोरोना की कोई ट्रीटमेंट तो होती नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अलग तरीके की बीमारियां हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। और किसी को पता नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस इंडिया में इतने ज़्यादा मात्रा में क्यों पाया गया। दुनिया भर में कहीं भी ऐसे रिपोर्ट्स नहीं आए म्यूकोरमाइकोसिस के कोरोना के बाद में जितने इंडिया में आए। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक वजह रही होगी कि हमारे यहाँ पर हवा में आजू बाजू के जो वातावरण है उसमें म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर रहे होंगे। और उसकी एक वजह ये जो गोबर है हमारे बैल गाय भैंस का, उसकी वजह से भी हो सकता है। मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि इसकी कोई स्टडी नहीं आई है। तो साथियों, अलग अलग तरीके के सपोर्टर्स हमें मिल जाते हैं। गौ माता ये अलग बात है, ये मान्यता की बात है। हालांकि गौ माता ये माता नहीं हुआ करती थी। भारत का अगर इतिहास हम ठीक से देखें तो वेदों में या बुद्धा के साहित्य में कहीं भी गाय को माता नहीं कहा गया है। बुद्धा के साहित्य में तो अलग अलग जगह पर गाय के मटन खाने का ही उल्लेख आता है। उसके उदाहरण भी दिए गए हैं कि समाज में ये प्रचलित था। गाय का खाना, गाय को मार कर खाना ये प्रचलित था और उसके पहले से ही ये प्रचलित था, वेद काल से ही। और गाय मारी जाती थी, उसको यज्ञ में भी दी जाती थी। ये इतिहास है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे एक इतिहास पुरुष है सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने तो उसके ऊपर कहा है कि ये एक उपयुक्त पशु है, इसको माता वगैरह नहीं कहना चाहिए, इसको एक यूजफुल एनिमल करना चाहिए। ये अपनी अपनी मान्यता की बात है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो कुछ लोग इस तरीके का सपोर्ट करते हैं कि देखो गोमूत्र और गोबर के प्रोडक्ट्स का पेटेंट हो गया है और तुम बात कर रहे हो कि उसको एविडेंस नहीं है। तो पेटेंट ये कंसेप्ट का होता है, संकल्पना का होता है। पेटेंट रिसर्च एविडेंस नहीं होता है। अगर मैं आज जाकर बोल दूं पेटेंट अथॉरिटी को कि मैंने गोबर से हवा में उड़ने वाला जो फ्यूल होता है विमान का वो बना लिया है, तो मुझे इसका पेटेंट चाहिए, तो उसका वो पेटेंट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, किसी और का कोई क्लेम नहीं है ये देखकर आपको पेटेंट दे देंगे। लेकिन इसका मतलब उन्होंने ये टेस्ट किया है कि गोबर से सही में विमान उड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो रिसर्च एविडेंस देखना उनका काम नहीं होता है। सिर्फ वो जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट का आपको वो पेटेंट देते हैं। तो बहुत सारे पेटेंट लोगों को मिलते हैं, लेकिन वो यूज में आते ही है या यूजफुल होते हैं, उसका रिसर्च होता है या हुआ होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और जो क्लेम्स किए जाते हैं कि गोमूत्र और गोबर से कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, या एनर्जी का लेवल बढ़ता है, या कैंसर चले जाते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स बताए जाते हैं। लेकिन आप अगर मेडिकल लिटरेचर ढूंढो, इसमें क्या क्या रिसर्च एविडेंस है, कोई आंकड़ों का कोई इसका
प्रूफ है क्या, तो ये कोई भी एविडेंस इसका नहीं है। एक भी एविडेंस कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है गोबर से या गोमूत्र से या किसी पर्टिकुलर चीज से इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। शरीर का शुद्ध होना, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह ये तो दूर की बातें है, क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल में माइक्रो लेवल पर, सेलुलर लेवल पर स्टडी लगेंगे, या ऐसे कोई स्टडी हुए ही नहीं है। तो ऐसा कहना कि इसको बहुत सारे एविडेंस है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कोरोना काल में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये पूरा सब गलत क्लेम था लोगों का कि एक कोरोना में आप अगर गोबर से नहा लो, गोबर खाओ या गोमूत्र पी लो तो इससे आपका बचाव हो जाएगा। ये सारा गलत साबित हो चुका है। अब मैं आखिरी मुद्दा जो बोलना चाहता हूँ कि इसके कुछ धोखे है क्या। अगर कोई गोबर खाता है या गोमूत्र पीता है तो बिल्कुल है साथियों, ये जो है एक एनिमल है, गाय हो या बैल हो। जैसे ह्यूमन बीइंग है या बकरी है या कुत्ता है या बिल्ली है, वैसे ही गाय एक एनिमल है जिसको कई हजार साल से आदमी ने, ह्यूमन बीइंग ने, मनुष्य ने डोमेस्टिकेट किया है, उसको पाला है, तो उसको पालतू जानवर बनाया है और उसका इस्तेमाल खेतों में काम करने के लिए, जैसे हल चलाना, बैलगाड़ी खींचना, और जो मादी होती है उसकी गाय, जिसको हम बाद में अब गोमाता मानने लगे हैं, ये दूध देती है। इनका जो गोबर आता है, गोमूत्र आता है, इससे फर्टिलाइजर बनते हैं। ये सारे इसके उपयोग है। तो ये और काफी सारे संस्कृतियों में, देशों में, दुनिया के लगभग हर देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर गाय का, बैल का बीफ नहीं खाया जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया में भी हजारों साल से ये खाया जा रहा है, इसके प्रमाण है। अब हमने उसको पवित्र मानकर खाना बंद किया है कुछ लोगों ने, ये अलग बात है। मैं इसमें उस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहता हूँ फेथ की। तो इसका गोमूत्र और गोबर का कुछ हेल्थ से रिलेशन है क्या, तो बिल्कुल है। जो गाय और बैल से या भैंस से या किसी भी पालतू जो जानवर है, इनसे जो डिसीजेस हमें ट्रांसमिट होते हैं उनको जूनोसिस कहते हैं। और वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट से लेके सारे तरीके के जूनोसिस ह्यूमन बीइंग को ट्रांसमिट हो सकते हैं, और उसमें से कुछ काफ़ी खतरनाक होते हैं और वो भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका डायग्नोसिस नहीं होता है। हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, किसान बीमार हो जाते हैं, जो गाय भैंस की रखवाली करने वाले बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कुछ दवा ववा लेके वो ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और काफ़ी सारी बीमारियों में हम अपने आप ठीक हो जाते हैं, और कुछ लंबे समय तक चलती है, उसमें लोग मर जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई थी। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं, कुछ जानलेवा बीमारियां हैं, जो साल्मोनेला, ई कोलाई, जिससे हम स्ट्रगल करते हैं ह्यूमन बीइंग आज भी, ये गाय, बैल, भैंस से आ सकती है। वायरसेस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जैसे इस तरीके के कुछ वायरस, उनसे हमें ट्रांसमिट हो सकते हैं। और ये गोमूत्र से, गोबर से या और क्लोज कांटेक्ट से आ सकते हैं। इतना ही नहीं कि जो बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस है, जिसका प्रभाव इंडिया में काफ़ी हद तक हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टडीज़ नहीं है, रिसर्च नहीं होता है, तो हमें पता नहीं होता है। ये भी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है। एक पैरा ट्यूबरकुलोसिस करके होता है बैक्टीरिया एनिमल्स में, वो आ सकता है। काफ़ी तरीके के बीमारियाँ, एंथ्रैक्स, लेप्टोस्पायरा, ब्रुसेला, इस तरीके की बीमारियाँ भी एनिमल्स से, गाय बैल से हमें आ सकती है। और ये अलग अलग तरीके से आती है। गोमूत्र से आती है, गोबर से आती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से आती है। कुछ जो बीमारियां होती है जो स्पोर के इनहेलेशन से, सांस के अंदर हम उनको लेते हैं, तो ये एनिमल के आजू बाजू में हो सकते हैं, और गोबर में और गोमूत्र में भी ये आ सकते हैं, क्योंकि वो उसके एनिमल के वो जो प्लेसेस होती है हैबिटेट की, उसके आजू बाजू में ये हो सकते हैं। तो इसका डिसीज हमें हो सकता है। और प्रेग्नेंट जो लेडी है उनको तो बिल्कुल हो सकता है। इनके कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। अपने गर्भ जो है, जो पेट में बढ़ रहा है, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। जानलेवा भी हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। इससे अबॉर्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी वीडियो में क्लेम करने वाले व्यक्ति ने कहा है कि उनकी माँ ने लिया था और उनके सारी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, ये बात ही
कुछ लॉजिक नहीं है। अगर पहली डिलीवरी नॉर्मल किसी महिला की होती है तो उसकी बाद में सारी डिलीवरीज नॉर्मल होने का ही चांस होता है, और वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उनके घर में ये बाय चांस सारे लोगों को, सारी जो महिलाएं हैं उनकी बिल्ड जो होगा वो बड़ी होगी, ठीक होगी, उनकी जो पेल्विस जो रहता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो सुटेबल होगा, तो उनके घर में नॉर्मल डिलीवरीज होती होगी। और नॉर्मल डिलीवरी नॉर्म होता है, सीजर तो कम लोगों को लगता है। हालांकि प्राइवेट में लोग सीजर ज़्यादा कर देते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कहना कि गोबर की वजह से नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं हो सकता है। ये उनका क्लेम है, उनकी मान्यता है, उसको हम मेडिकल साइंस में नहीं मानेंगे। तो साथियों, ऐसे काफ़ी सारी बीमारियों से के साथ हमें सामना करना पड़ सकता है। गोबर गोमूत्र का अगर सेवन ऐसे करते हैं, इन्फेक्टेड एनिमल्स के कोई भी प्रोडक्ट्स हम अगर सीधा लेते हैं, ये इस तरीके का है साथियों कि कोई एनिमल उसको ह्यूमन बीइंग को पवित्र समझे और उसका मूत्र और उसका गोबर खाए और वो समझे कि ये पवित्र है, इससे बीमारियां दूर हो जाए। तो ये लॉजिक वाली बात नहीं है। ये तो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, गोबर और गोमूत्र ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। इनमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं। ये जंगल से आ सकते हैं, आजू बाजू के एनिमल्स से उनको मिल सकते हैं गाय को, और उसको हम सेवन करेंगे डायरेक्ट बिना किसी प्रक्रिया के, ये जानकर भी कि इनके लिए कोई एविडेंस नहीं है, हम ये धोखा लेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ी सी भटकाने वाली बात है। बीफ को बैन कर देना, उसका लेदर इंडस्ट्री को बैन कर देना, और फिर लोगों को कहना कि आप गोमूत्र और गोबर का व्यवसाय कीजिए, उससे आर्थिक संपन्नता प्राप्त कीजिए। जो मेन जो बिजनेसेस है वो बड़े बड़ी कंपनियां करेंगी, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो करेंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे, दुनिया के टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स होंगे, लेदर एक्सपोर्टर्स होंगे, और सामान्य जनता को बताया जाएगा कि आप गोबर खाओ, गोमूत्र पियो और इनका व्यवसाय करो और इससे अमीर बनो। तो ये भटकाने वाली बात लगती है। इसको मेडिकल साइंस का कोई आधार नहीं है, इसको इतिहास का भी कोई आधार नहीं है, और अगर आप इसको आध्यात्मिक धार्मिक मानते हो तो ये आपकी पर्सनल बात है, मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आई होप कि गोबर गोमूत्र का सेवन करने से क्या क्या धोखे हो सकते हैं इसको कोई एविडेंस नहीं है, और पेटेंट का होना मतलब ये रिसर्च प्रूफ नहीं होता है। ये बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सका हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद साथियों।